अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, कुछ एंजाइम्स आरएनए से भी मिलकर बने होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम्स वो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो क्या एंजाइम सारा एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना होता है या उसका कुछ पार्ट नॉन प्रोटीनिक भी होता है? कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सारे के सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कुछ प्रोटीनिक पार्ट होता है और कुछ उसका नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ एंजाइम्स का कुछ पार्ट प्रोटीन इन नेचर होता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि नॉन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, यानी कि नॉन प्रोटीनिक नेचर होता है। एंजाइम्स का जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है उसे हम लोग को फैक्टर कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द को फैक्टर ऑफ द एंजाइम्स। ये सिर्फ नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है एंजाइम्स का, और ये जो को फैक्टर होता है ये एक्ट एज अ ब्रिज के तौर पर काम करता है। एक्ट एज अ ब्रिज के तौर पर काम करता है बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट और एंजाइम्स के दरमियान ब्रिज का काम करता है, एक लिंकेज प्रोवाइड कर रहा होता है को फैक्टर जो कि नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है। इसके अलावा ये जो को फैक्टर होता है जो कि नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है एंजाइम्स का, ये केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा होता है डूरिंग द केमिकल रिएक्शंस के दौरान एंजाइम्स को। इट प्रोवाइड्स द केमिकल एनर्जी टू बायो केमिकल रिएक्शन। ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट जिसे को फैक्टर कहते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस को जो एंजाइम्स की हेल्प से प्रोसीड हो रहे होते हैं, कैटालाइज हो रहे होते हैं, उन्हें ये केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग देख लें कि ये एक एंजाइम है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को ड्रा करके दिखाती हूँ कि ये एक एंजाइम है जिसकी शक्ल और सूरत ऐसी है कुछ। ये एंजाइम है, एंजाइम को हम लोग ई से लिखते हैं। और सबस्ट्रेट जैसा कि हम लोग जानते हैं ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, तो उसे हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। ये इस एंजाइम्स के ऊपर को फैक्टर लगा हुआ है, ये इस एंजाइम्स के ऊपर को फैक्टर लगा हुआ है जो कि नॉन प्रोटीनिक पार्ट है। तो ये इस एंजाइम्स की शक्ल और सूरत को थोड़ा चेंज कर देता है डूरिंग द केमिकल रिएक्शंस के दौरान, जब सबस्ट्रेट ने आकर बाइंड होना होता है। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी आती है, ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट। अब अगर हम लोग इस को फैक्टर को हटा दें, ये को फैक्टर यहाँ पर ना हो, कि क्या ये एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक दूसरे के अंदर फिट होंगे? कभी भी नहीं होंगे एक दूसरे के अंदर फिट, क्योंकि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइड की शक्ल है वो थोड़ी मुख्तलिफ है और सबस्ट्रेट की ये जो साइड है ये मुख्तलिफ है, ये एक दूसरे के अंदर फिट नहीं होंगे। तो इसी वजह से कुछ नॉन प्रोटीनिक पार्ट को अटैच कर दिया जाता है, जैसे कि इस को फैक्टर को। जब को फैक्टर अटैच होता है तो अब ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट को बिल्कुल सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक कर देता है। तो अब आसानी से ये जो सबस्ट्रेट होगा इस एंजाइम्स के अंदर फिट हो जाएगा, और जिसके नतीजे में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर जो इस एक्टिव साइट की कैटालाइटिक साइट है वो आसानी से सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर देगी इनटू प्रोडक्ट के अंदर। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉन प्रोटीनिक पार्ट एंजाइम्स की एक्टिव साइट को चेंज कर देता है और उसे बिल्कुल सबस्ट्रेट के मुताबिक कन्वर्ट कर देता है, ताकि सबस्ट्रेट और एंजाइम्स एक दूसरे के अंदर आसानी से फिट हो सके। अब ये जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है इसे मजीद डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों के अंदर। एक टाइप ऐसी होती है जो कि इनऑर्गेनिक नेचर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होती है, और दूसरी टाइप ऐसी होती है जो कि ऑर्गेनिक नेचर के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। जो इनऑर्गेनिक नेचर के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है टाइप, जो ये होता है इस किस्म का को फैक्टर जो कि इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, ये एंजाइम्स के साथ फिर्मली अटैच होता है, फिर्मली अटैच होता है उस एंजाइम्स के साथ।
और ये जो पार्ट होता है जो कि इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, कोफैक्टर जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ये एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड बना देता है जो कि एक मजबूत बॉन्ड होता है, जो फिर कोफैक्टर को एंजाइम से डिटैच नहीं होने देता, वो हमेशा उसके साथ जुड़ कर ही रहता है। और इसको जो कि फिर्मली अटैच इनऑर्गेनिक नेचर का कोफैक्टर होता है, कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है, इसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। इस नेचर के कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है और वो फिर्मली तौर पर अटैच होता है एंजाइम्स के साथ। जो अदर पार्ट होता है जो कि ऑर्गेनिक नेचर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, ये जो ऑर्गेनिक नेचर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल कोफैक्टर होता है, ये एंजाइम्स के साथ लूजली अटैच होता है और ये आसानी से उस एंजाइम से डिटैच हो सकता है, यानी कि जुदा हो सकता है। ये जो ऑर्गेनिक नेचर का कोफैक्टर होता है, ये यूज़ होता है अगेन एंड अगेन इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर को, क्योंकि ये लूजली अटैच होता है। तो इस किस्म के नेचर के कोफैक्टर को हम लोग कोएंजाइम्स का नाम देते हैं, कोएंजाइम्स। इसे कोएंजाइम्स का नाम दिया जाता है। ये अगेन एंड अगेन यूज़ हो सकता है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि ये अगेन एंड अगेन यूज़ हो सकता है। और ये जो ऑर्गेनिक नेचर का कोफैक्टर होता है, ये दरअसल विटामिन्स होते हैं जो कि बार बार यूज़ होने के काबिल होते हैं। इनमें से कुछ NADPH2 एंड FADPH2 भी मौजूद होता है। और ये जो होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, इसके अंदर कुछ मेटल आइंस वगैरह मौजूद होते हैं। मेटल आइंस होते हैं, जैसा कि अगर हम लोग देख लें इसके अंदर, जैसा कि कॉपर, जिंक, आयरन, इस तरह के मेटल आइंस वगैरह इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। इसे हम लोग एक्टिवेटर भी कहते हैं, इन्हें कोएंजाइम्स कहते हैं और इन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं और इन्हें एक्टिवेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। डिफरेंस बिटवीन द एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। होलो एंजाइम और एपो एंजाइम किसे कहते हैं? डिफरेंस को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज़ करती हूँ कि ये बोर्ड मार्कर है और ये बोर्ड मार्कर की कैप बंद है। क्या ये बोर्ड मार्कर अब लिखने के काबिल है? नहीं है ये लिखने के काबिल, क्योंकि ये इस बोर्ड मार्कर की इनएक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव फॉर्म में तब आएगा जब इसकी कैप ओपन होगी और इसके अंदर इंक भी होगी और ये लिखने के काबिल होगा, तो वो उसकी एक्टिव फॉर्म होगी। कि वो फॉर्म जब ये बोर्ड मार्कर की कैप क्लोज है, वो बोर्ड मार्कर बिल्कुल भी लिखने के काबिल नहीं है, तो हम लोग बोर्ड मार्कर की इस फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म कहते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, तो उन एंजाइम्स की उस कंडीशंस को हम लोग एपो एंजाइम्स कहते हैं। कि इस किस्म के एंजाइम्स एपो एंजाइम्स के ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। ना तो इनके अंदर कोई को एंजाइम होता है और ना इनके अंदर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप वगैरह मौजूद होता है। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती और एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग एपो एंजाइम्स कहते हैं। जब हम लोग इस बोर्ड मार्कर की कैप को ओपन कर लेते हैं तो और इसके अंदर इंक भी है पड़ी सही तरह से, तो अब ये बोर्ड मार्कर लिखने के काबिल है कि अब इसकी ये अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, उन एंजाइम्स को हम लोग होलो एंजाइम्स कहते हैं कि ये अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। अब इन एंजाइम्स के साथ को एंजाइम भी अटैच हैं और इन एंजाइम्स के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अटैच है। ठीक है,
तो ऐसे एंजाइम्स जिनके अंदर को एंजाइम भी हो और उन एंजाइम्स के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी मौजूद हो, यानी कि इनके अंदर को फैक्टर भी मौजूद हो उन एंजाइम्स के अंदर, तो एंजाइम की उस फॉर्म को हम लोग एक्टिव फॉर्म कहते हैं। तो उस एक्टिव फॉर्म के जो एंजाइम्स होते हैं वो दरअसल होलो एंजाइम होते हैं। मेरे ख्याल में ये डिफरेंस आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा कि एपो एंजाइम और होलो एंजाइम्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। एंजाइम्स की इनएक्टिव फॉर्म को एपो एंजाइम्स कहते हैं और एंजाइम्स की एक्टिव फॉर्म को होलो एंजाइम्स कहते हैं।